मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। मित्रों, धारा 19 आरटीआई एक्ट 2005 की बहुत महत्वपूर्ण धारा है। यह प्रथम अपील की धारा है। जब जन सूचना अधिकारी सूचना नहीं देता है तो प्रार्थी या अपीलांट या जिसे आप अपीलार्थी कहते हैं वह प्रथम अपील में जाता है धारा 19 के तहत। इसमें कई प्रावधान हैं। क्या सूचना आयोग को अगर जन सूचना अधिकारी सूचना देने से मना करता है या उपस्थित नहीं होता है तो क्या जन सूचना अधिकारी नामित करने का अधिकार सूचना आयोग को है, या जन सूचना अधिकारी सूचना नहीं देता है तो क्या वह उसे सूचना न देने का कारण बताने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इन सारे सवालों के जवाब इस एपिसोड में देखिए देवेश मणि त्रिपाठी जी के साथ। एक आग्रह केवल इतना कि सूचना की दुनिया का कोई भी एपिसोड देखें तो पूरा देखें, उसे अधूरा न छोड़ें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। धारा 19 पर चर्चा जारी रखते हुए मैं देवेश जी से कहता हूँ कि इस विषय में हम लोग आगे सर, जैसा कि हम लोग सेक्शन 19 के सब सेक्शन 4 है कि अगर कोई भी 19(2) के अंतर्गत 19(2) के तहत पर व्यक्ति माननीय आयोग के समक्ष अगर आना चाहता है और अथवा 93 के अंतर्गत कोई आवेदक माननीय आयोग के समक्ष अपना द्वितीय अपील प्रस्तुत किया है, लेकिन ये दोनों पर व्यक्ति से रिलेटेड हो। जैसे 19(3) के अंतर्गत कोई आवेदक अपना द्वितीय अपील प्रस्तुत करता है, उसमें वांछित सूचना जो सूचना दिया जाना है वह पर व्यक्ति से संबंधित है, या 19(2) के तहत स्वयं जो प्रथम अपील प्रस्तुत करने वाला जो पर पक्षकार है, पर व्यक्ति है, तो ऐसी स्थिति में जहां पर व्यक्ति से रिलेटेड सूचना है तो माननीय आयोग उस पर निर्णय देने से पहले उसे सुनने का अवसर प्राप्त देगा। यह अवधारित किया गया है अगर पर व्यक्ति से संबंधित सूचना है तो बिना उसे सुने और उसे सूचना डिस्क्लोज न किया जाए, इसके संबंध में सेक्शन 9(4) ये प्रावधानित करती है कि उसे नोटिस ने जो भी इसके प्रावधान 19(4) के अंतर्गत जो भी प्रावधान है उसका अनुपालन किया जाए और पर व्यक्ति को सुना जाए। ये बहुत छोटा सा है, और लेकिन इसके आगे जब हम 19(5) की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने कई आयोगों में देखा, कई राज्य सूचना आयोग में देखा, हमने कभी कभी CIC में भी देखा कि सबसे पहले यह अगर कोई सूचना देने से मना कर दिया गया या ये आच्छादित करते हुए कहा गया सूचना दे नहीं है, ऐसी स्थितियों में माननीय आयोग ने या हमने देखा कि ये आवेदक से ही यह साबित करने के लिए कहते हैं क्यों दिया जाए, जबकि 19(5) की बात करते हैं तो 19(5) पे स्पष्ट कहता है अगर सूचना देने से अस्वीकार कर दिया गया, अगर वांछित सूचना नहीं देने का कारण बताया गया, नहीं दिया गया, तो यह साबित करने का भार यह सूचना क्यों नहीं दी जा सकती और नहीं दी गई, यह जन सूचना अधिकारियों की है। यह बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है सर। जन सूचना अधिकारियों के हिस्से का काम है ये उनको साबित करना है कि हमने इनको क्यों सूचना नहीं दी, और यह सूचना अगर नहीं दी तो अधिनियम हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, इससे सेक्शन 8 सेक्शन 9 से आच्छादित या 11 से आच्छादित होने के कारण सूचना नहीं दी गई, और अगर यह सूचना डिस्क्लोज की जाती इससे ये अपहानि होती। अर्थात सदैव 19(5) आवेदन के समर्थन में, जो आवेदन प्रस्तुत किया गया उसके समर्थन में, और कहीं न कहीं आवेदक का जो हित है कि उसे संरक्षित करने के दृष्टिकोण से बनाया गया है कि अगर सूचना, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, यह मौलिक अधिकार है जो हमारे संविधान के और अनुच्छेद 19 से उद्गृत हुआ है कि उसे जानने का अधिकार है, तो अगर उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है तो जन सूचना अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह माननीय आयोग के समक्ष यह एस्टेब्लिश करे या समर्थन में साक्ष्य भी प्रस्तुत करे, यह सूचना इन कारणों से नहीं दी गई, और अगर दिया जाता यह अपहान या ये जो भी चीजें वो एस्टेब्लिश करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे सभी आवेदक को भी जानना चाहिए और जन सूचना अधिकारियों को भी जानना चाहिए कि अगर सूचना देने से मना करते हैं तो आयोग में यह साबित करने का अधिकार, उनका भार उनके ऊपर होगा, न कि आवेदक के ऊपर। इसके साथ जब 19(6) हमने जो अभी बात करी सर कि 19(1) 92 इसी से रिलेटेड हमारा सेक्शन 19(6) है,
19(6) एक टाइम बाउंड करता है। हमने उसे चर्चा करी कि कितने दिनों में इसका उनके द्वारा विनिश्चय कर देना चाहिए। तो 19(6) जो हमें बताता है, 19(6) कहता है अपील। इसमें एक चीज इस पर अपील का निस्तारण करना है, वह 1 और 2 के अंतर्गत प्राप्त अपीलों का, अर्थात जो प्रथम अपील प्रस्तुत किए जाते हैं उसे प्रथम अपील उनके समक्ष अपील प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 30 दिवस अथवा अगर प्रथम अपीली अधिकारी द्वारा विस्तारित समयावधि का आलम्बन लिया गया है तो 45 डेज। तो ऐसी स्थिति में प्रथम अपीली अधिकारी अपने दायित्वों से बच नहीं सकता कि अगर 45 दिन या 50 दिन जैसे जन सूचना अधिकारियों के लिए बाध्यता है कि वह निर्धारित 30 दिवस अथवा 35 अथवा 40 दिवस में सूचना आवेदक को उपलब्ध कराएं, उसी प्रकार प्रथम अपीली अधिकारी का यह दायित्व है और वह अपने दायित्वों से बंधा हुआ है कि संबंधित अपील का 30 दिवस में या अधिकतम 45 दिवस में उसका निस्तारण करे और उसमें कोई आदेश पारित करे। मैं इस पे स्पष्ट बताता चलूं, कई बार आयोग के समक्ष भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई और प्रथम अपीली अधिकारी ये के ऊपर क्या आयोग दंड लगा सकता है कि नहीं, क्या आयोग उनके ऊपर कार्रवाई कर सकता है नहीं, या उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे सकता कि नहीं, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। और कई जगह ऐसा कहा गया कि प्रथम अपीली अधिकारी के ऊपर क्योंकि जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध आयोग को कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त है सेक्शन 20 में। हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे। पूर्ण अधिकार और सारी चीजों में कई जगह अभी मध्य प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने खैर आयोग के विरुद्ध, मुख्य सूचना आयोग के विरुद्ध दंड आरोपित किया, लेकिन उसमें बहुत अच्छा कोट किया उसने कि प्रथम आयोग ने किसे, अभी उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश इंफॉर्मेशन कमीशन है, वहां मुख्य सूचना आयुक्त के विरुद्ध उन्होंने क्षतिपूर्ति लगाई, लेकिन उसका हाईकोर्ट में, हाँ उच्च न्यायालय ने उस पे जो टिप्पणी की बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे हम लोग सब कई ऐसे आदेश हम चर्चा करेंगे, लेकिन सर ने उठाया तो मैं बताता चलूं। माननीय उच्च न्यायालय ने ये वहां अवधारित किया, अगर प्रथम अपीली अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन करता तो आवेदक को माननीय आयोग के समक्ष उपस्थित होने को विवश नहीं होना पड़ता और अपने अंतिम अधिकार का उपयोग नहीं करना पड़ता। परंतु जो कोर्ट किया, परंतु माननीय आयोग ने भी अपने दायित्वों को देखा, प्रथम अपीली अधिकारी के आदेशों का समर्थन किया और उसे सही माना, जबकि इस केस में ऐसी स्थिति है कि आवेदक का जो डिमांड किया गया है वह रोक प्राप्त नहीं, उसे सूचना दिया जाना है। तो अपीलीय प्राधिकरण के दायित्वों के निर्वहन न करने के कारण वो आवेदक को क्षति उठानी पड़ी और ऐसी स्थिति में चूंकि अब सीनियर यहाँ जो अथॉरिटी है, उच्च अथॉरिटी, वह आयोग था, इसलिए यह कहते हुए चूंकि प्रथम अपीली अधिकारी के दायित्वों के उपरांत जो आयोग है उसने भी अवधारित किया, इसलिए उनके विरुद्ध क्षतिपूर्ति लगाई जाए। तो इसका स्पष्ट करना था प्रथम अपीली अधिकारी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाए, या उस आदेश से भी इसका समर्थन होता है। ऐसे कई केस में हम लोग इस पे चर्चा करेंगे सर इसी के बाद में, जब हम लोग इसके डिसीजन के बारे में बात करेंगे। इसके साथ जो सेक्शन 7 है सर, इसके संबंध में ये स्पष्ट किया, इसमें 2 चीज पे हमें 19/7 इस पे 2 चीजों पे चर्चा होगी, तब बेहतर हम लोग समझ पाएंगे और लोग समझ पाएंगे। यह आयोग मतलब ये सेक्शन सब सेक्शन 7A कहता है 19 का कि जो माननीय आयोग का आदेश है वो आबद्धकर है, उससे मानना सभी को मानने की व्यवस्था है। परंतु वो उस समय जब सेक्शन 22 को हम पढ़ेंगे और 21 को पढ़ेंगे, जहाँ क्या गया कि इसके आदेशों की चुनौती नहीं दी जा सकती, जबकि माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 226, 227 की व्याख्या करी है, जब उसको हम उस लाइट में हम इसका अगर कहेंगे हम रखेंगे तो समझ में आएगा निसंकोच आबद्ध कर है, लेकिन किन परिस्थितियों में किन के लिए, इस पे चर्चा तभी की जा सकती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो अगला सेक्शन है, जहाँ अभी शुरुआत में हम लोगों ने जो चर्चा करी थी, वो चर्चा इस पे थी क्या आयोग को पावर है जन सूचना अधिकारियों को नियुक्त करने की कि नहीं, ऐसे तमाम है। तो सेक्शन 19A का सब सेक्शन 8, ये 4 क्लास, इसमें भी 4 क्लास है और यही इसका जो 19 का सब सेक्शन 8 का ए हम जिसको कहते हैं, उसमें 6 क्लास बनाए गए हैं। जो 6 क्लास बनाए गए हैं यही अवधारित करता है कि माननीय आयोग के क्या पावर है, क्या शक्तियां, क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहले हम उस पर चर्चा जरूर करना चाहेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस पे 2-3 केसों का और थोड़ा सा हवाला देता चलो सर। अभी एक प्रजनन केस था और एक अभी बिहार का केस था कि अध्यक्ष जो वहाँ चयन आयोग था उसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा कि आयोग को ये पावर नहीं है कि अध्यक्ष को जन सूचना अधिकारी के रूप में
नियुक्त करे। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि थोड़ा स्पष्ट करें इसको। एक अभी बिहार का, ऐसे कई केस हैं इसमें हम लोग आएंगे। बिहार, इसको स्पष्ट करें। हाँ, बिहार में अभी बिहार इंफॉर्मेशन कमीशन ने कि जो वहाँ के अध्यक्ष, जो ये उसके चयन आयोग के अध्यक्ष थे, उनको जन सूचना अधिकारी नामित कर दिए और उनको जन सूचना अधिकारी नियुक्त किए। उसमें उच्च न्यायालय गए। उच्च न्यायालय ने कहा माननीय आयोग को यह पावर नहीं है कि अध्यक्ष या इनको जन सूचना अधिकारी नामित करें। लेकिन जब यही हम ये पढ़ते हैं कि 1908 जो का है, उसमें का जो क्लाज हमारा 5 है, तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जन सूचना अधिकारियों को नामित करने का अधिकार है। तो ऐसी स्थितियों में कौन सही है, कौन गलत है, इस पे निश्चित हम लोग चर्चा करेंगे सर। इसके जब सेक्शन का हम लोग समापन करेंगे उसके संबंध में। तो सबसे पहले हम 1 की बात करें तो सेक्शन 19 का सब सेक्शन 8 का क्लाज ए का जो क्लाज, उसमें भी जो उपखंड का है, वो कहता है कि आयोग को ये पावर है कि अगर कोई रिक्वेस्ट आता है तो उसे सूचना दिलाए। ये कहता है कि उसमें पीआईओ की नियुक्ति, ये सबसे इंपॉर्टेंट जिसपे हम लोगों ने चर्चा करी कि पीआईओ की नियुक्ति के संबंध में कि आयोग को ये पावर है कि संबंधित सूचना लोगों तक पहुंचे, वह पीआईओ की नियुक्ति कर सकता है। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।